Hello everyone, hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about what is CPU scheduling algorithm and what it does. Then we'll see CPU scheduling criteria. Then we'll discuss different types of CPU scheduling algorithm and we'll solve numerical based on these algorithm. So let's begin with what is CPU scheduling algorithm and what it does. CPU scheduling algorithm is basis of multi-programmed operating system. CPU scheduling is a process of determining which process will own CPU for execution while another process is on hold. The main task of CPU scheduling is to make sure that whenever CPU remains idle, the operating system at least select one of the process available in ready queue for execution. The selection process will be carried out by CPU scheduler. It selects one of the process in memory that are ready for execution. इसका क्या मतलब हुआ है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करिए आपका रेडी क्यू में प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है एंड प्रोसेस P3 है. इनको एग्जीक्यूट होना है तो इनको कहाँ पे आना होगा, CPU में आना होगा. इनमें से कौन सा प्रोसेस CPU में जाएगा फॉर देयर एग्जीक्यूशन, दैट विल बी डिसाइडेड बाय CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ नॉन प्रिमिटिव, अनदर इज़ प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर हमने CPU किसी प्रोसेस को असाइन कर दिया है फॉर देयर एग्जीक्यूशन तो वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट इट अंटिल इट कम्प्लीट्स इट्स एलोकेटेड टाइम. इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करिए एक प्रोसेस P1 है, इसको रन होना था तो हमारा CPU आइडल था. उस टाइम पे हमने क्या किया, इसको असाइन कर दिया इसके एग्जीक्यूशन के लिए. अब प्रोसेस P1 CPU में तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये पूरा टर्मिनेट नहीं हो जाता एग्जीक्यूट होने के बाद, या फिर इसको किसी वेटिंग स्टेट में ना चला जाए. इसको किसी मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी तो ये खुद से वेटिंग स्टेट में चला जाए. इसके पहले हम इस CPU को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रोसेस P1 से छीन नहीं सकते और किसी अदर प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते. अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अभी कोई प्रोसेस P1 है वो एग्जीक्यूट हो रहा है CPU में. अब सपोज़ करिए कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जो इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा थी, तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ही वो प्रोसेस आएगा हम P1 से इसको छीनेंगे और हम प्रीएम्प्ट करेंगे और हम इसको कहाँ पे दे देंगे, प्रोसेस P2 को, या जो भी अदर प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है उसको दे देंगे. तो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में होता क्या है ना कि नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस CPU में चला गया इसके एग्जीक्यूशन के लिए तो हम इसको उससे नहीं लेंगे जब तक कि वो अपनी मर्जी से बाहर ना आ जाए. लेकिन अगर प्रिमिटिव की बात करती हूँ ना, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो हमारे CPU में अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं और अगर कोई मान लीजिए कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, लाइक हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ गया, या हमने टाइम स्लाइस में डिवाइड करके रखा है कि हर प्रोसेस को हम केवल 1 नैनोसेकंड ही देंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए, तो अगर जैसे ही प्रोसेस P1 का 1 नैनोसेकंड पूरा होता है तो हम क्या करेंगे, CPU को इससे छीनेंगे और हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए CPU को असाइन कर देंगे, एलोकेट कर देंगे. तो ये होता है हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम्स का मतलब. अब बात करते हैं हम शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की. तो a CPU scheduling algorithm tries to maximize and minimize the following things. It tries to maximize CPU utilization and throughput. और अगर मैं बात करती हूँ मिनिमाइजेशन की, तो it tries to minimize turnaround time, waiting time and response time. We have different types of CPU scheduling algorithms like first come first serve scheduling, then SJF, that is shortest job first scheduling, then priority scheduling, then shortest remaining time first, that is SRTF scheduling, and then finally round robin scheduling. हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कौन सी है. तो अगर मैं बात करूँ FCFS की, तो ये आती है हमारी नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी के अंडर. देन अगर मैं बात करती हूँ SJF की, तो ये भी हमारी नॉन प्रिमिटिव होती है. देन प्रायोरिटी जो होती है ना, ये दोनों तरह से सॉल्व की जाती हैं. इसको हम प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं. देन हमारी जो SRTF आती है वो हमारा प्रिमिटिव एल्गोरिदम होती है, एंड जो राउंड रॉबिन होती है वो भी हमारी प्रिमिटिव एल्गोरिदम होती है. तो इस लेक्चर में हम FCFS शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे जो कि हमारी कैसी है, नॉन प्रिमिटिव. तो चलिए एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे. तो हमारी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है ना, ये हमारी किस पे बेस्ड होती है कि हमारा जो सबसे पहले जॉब आता है हम उसी को CPU में एग्जीक्यूशन के लिए असाइन कर देते हैं, CPU जो है उसको एलोकेट कर देते हैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए.
ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है और ये फीफो क्यू पे बेस्ड होती है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल गिवन है, ये एक चार्ट गिवन है आपको, टेबल, जहाँ पे प्रोसेस दिए हैं, जो आपके पास 4 प्रोसेस है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4। इनका अराइवल टाइम गिवन है कि प्रोसेस P1 जीरोथ अराइवल टाइम पे आया, प्रोसेस P2 फर्स्ट अराइवल टाइम पे आया एंड सो ऑन। एंड देन इसका बर्स्ट टाइम गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोसेस P1 है उसको 1 यूनिट टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन के लिए टोटल, P2 को 2 यूनिट टाइम एग्जीक्यूशन लग रहा है टोटल एग्जीक्यूशन के लिए एंड सो ऑन। हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चार्ट था आप उसको बना लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हो। ये आप हमेशा ना ध्यान रखना कि जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है ना, तो ये गैंट चार्ट आप यहाँ पे लिखना ज़रूर, नहीं तो इसके नंबर कटते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो आप इस टाइप का एक चार्ट बनाना और यहाँ पे गैंट चार्ट लिखना है इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका जो जीरोथ अराइवल टाइम पे आपका कौन सा प्रोसेस आया है, प्रोसेस P1 आया है। तो आप क्या करोगे, जीरोथ अराइवल टाइम पे आपका जो भी प्रोसेस आया है आप उसको असाइन कर दो, क्योंकि हमारा जो FCFS होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। इसका बर्स्ट टाइम कितना था, 1 था, तो ये अपना पूरा 1 बर्स्ट टाइम तक चलेगा और उसके बाद ही CPU को रिलीज़ करेगा, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम होती है नॉन प्रिमिटिव होती है। देन फर्स्ट अराइवल टाइम पे मैंने देखा कौन सा प्रोसेस आया है, प्रोसेस P2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट अराइवल टाइम पे जो भी प्रोसेस आया था हम उसको एलोकेट कर देंगे CPU में फॉर देयर एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे ये कितना है, इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो ये कहाँ तक चलेगा अपने पूरे बर्स्ट टाइम तक, तो जो कि है आपका 2, तो ये हो जाएगा इसका 3, 1 + 2 दैट इज़ 3। देन आपका आया P3, तो थर्ड अराइवल टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, P3 को असाइन कर देंगे CPU में, तो ये हो गया आपका P3। और यहाँ पे ये कहाँ तक चलेगा, अपने बर्स्ट टाइम, टोटल बर्स्ट टाइम तक, तो जो कि है 3, तो ये हो जाएगा 6। एंड देन फाइनली हमारा कौन सा आ गया था, फोर्थ अराइवल टाइम पे हमारा P4 आ गया था। तो हम क्या करेंगे, P4 को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे P4 आया और जो अपने बर्स्ट टाइम के तक चलेगा, जो कि है हमारा 5, 2, ये हो जाएगा 11। तो ये आपका गैंट चार्ट बन गया। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा था एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना था। तो चलिए अब एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। अब जब आपका एक बार ये गैंट चार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करना। आपसे क्वेश्चन में एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए पूछा था और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए पूछा था। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम। और अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करती हूँ तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये हमारे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने से पहले हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा और उसके लिए हमें CT की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कंपाइल टाइम की। अब कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आया, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और वो बाहर कब निकला, मतलब टर्मिनेट कब हुआ। तो अगर मैं बात करती हूँ P1 के कंपाइल टाइम की, तो P1 का कंपाइल टाइम कितना है, 1, मतलब इसने 1 यूनिट टाइम में अपना जो भी एग्जीक्यूशन था उसको कंप्लीट किया और वो बाहर आ गया। अब मैं बात करती हूँ P2 की, तो P2 ने अपना कंपाइल टाइम क्या है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है 3 पे, तो मैंने यहाँ पे इसको 3 लिख दिया। अब मैं बात करती हूँ P3 की, तो P3 का कंपाइल टाइम कितना है, 6, क्योंकि ये 6 पे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको 6 लिखा। एंड अगर मैं P4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका कंपाइल टाइम क्या है, मतलब इसका पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, ये टर्मिनेट कब हुआ है, 11 पे हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या है, CT माइनस AT। तो P1 का कंपाइल टाइम कितना है, 1 है, और इसका अराइवल टाइम कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए हम यही चीज़ देखेंगे, कंपाइल टाइम विल बी इक्वल्स टू 1 एंड अराइवल टाइम विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं P2 की बात करती हूँ तो इसका कंपाइल टाइम कितना है, 3 है, तो 3 माइनस AT कितना है इसका, मतलब अराइवल टाइम कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। देन अगर मैं बात करती हूँ P3 की, तो इसका कंपाइल टाइम है 6 और इसका अराइवल टाइम है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। P4 का कंपाइल टाइम कितना है, 11 है, जिसको हम माइनस करेंगे इसके अराइवल टाइम से, तो इसका अराइवल टाइम कितना है, 4 है।
तो इसका आपका टर्न अराउंड टाइम कितना निकल के आया, 7 निकल के आया, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब हम बात करते हैं वेटिंग टाइम निकालने की। तो वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपका क्या है, इसका 1 है P1 का, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, यहाँ देखिए 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 - 1 = 0। चलिए, इसका वेटिंग टाइम 0 है। अब इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि अगर वाकई में इसका वेटिंग टाइम 0 है, तो अब देखिए यहाँ पे P1 कब आया था, 0th अराइवल टाइम पे, और इसको CPU में एग्जीक्यूशन के लिए कब मिल गया जाने को, 0th अराइवल टाइम पे। मतलब जैसे ही वो आया उसको वैसे ही हमने शेड्यूल करवा दिया CPU में इसके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कितना वेट करना पड़ा, 0 वेट करना पड़ा, तो ठीक है, हमारा ये सही आया है। अब हम बात करते हैं P2 की। तो P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, 2 है, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है, तो ये भी कितना आ गया, 0। इसको भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अराइवल टाइम था वो कितना था, 1 था, और इसको CPU कब मिल गया अपने एग्जीक्यूशन के लिए, 1 पे ही मिल गया, तो इसको कितना वेट करना पड़ा, बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, तो वही चीज़ आई है, 0 वेटिंग टाइम। देन हमारा P3 आया। तो P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना था, 3, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3, तो ये भी कितना आया, 0। इसको भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ये कौन से कितने पे आया था, ये 3rd अराइवल टाइम पे आया था, और इसको CPU भी कब मिल गया, 3rd पे। मतलब ये जैसे ही आया इसको हमने CPU में एग्जीक्यूट करवाने के लिए शेड्यूल करवा दिया, तो इसको कितना वेट करना पड़ा जी, बिल्कुल भी वेट करना नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसको 0 आ गया वेटिंग टाइम। अब हम बात करते हैं P4 के। तो P4 का जो वेटिंग टाइम है दैट विल बी इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 7 है, और इसको हम माइनस कर देंगे इसके बर्स्ट टाइम से, जो कि कितना है, 5 है, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ठीक है, इसको भी एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये आया कब था, 4th अराइवल टाइम पे आया था, और उसको CPU कितने में मिला, 6 पे, तो इसको कितना वेट करना पड़ गया, 2 वेट करना पड़ गया। तो यहाँ पे भी ये कितना आ गया, 2 आ गया ना, तो जस्टिफाई हो गया। तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम आ गया। अब हमसे क्या पूछा था इन लोगों ने क्वेश्चन में, कि हमें एवरेज TAT निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, और हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 13। और एवरेज निकालना है, तो जितने भी आपके प्रोसेस हैं टोटल नंबर आप उसको लिख लेना, तो ये हैं आपके 4। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम विल बी 13 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप इसको निकालोगे तो 3.2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज ये हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देन दूसरा हमारा पूछा था एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगेन इनको ऐड करना, ये जो भी चीज़ें हैं इनको ऐड करना। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं, तो 4 हैं, तो ये हो जाएगा 2/4। तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 0.5। तो ये दोनों चीज़ें आपकी निकल आई हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टर्न द थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।